अभ्यर्थी हैं वो फिर से लखनऊ में हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बताता हूं और समझाता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग कैसे दोहरे मापदंड अपना रहा है। जैसे बेसिक शिक्षा विभाग हाई कोर्ट में तो यह कहता है कि यह प्रदेश स्तर की भर्ती प्रक्रिया है, यानी प्रदेश लेवल की है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में यही बेसिक शिक्षा के अधिकारी ये कहते हैं कि यह जिला स्तर की है। तो यह कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनाई जा रही है? सफल अभ्यर्थियों को क्यों गोल गोल घुमाया जा रहा है? कोरोना काल में तो कहा गया कि हम अभ्यर्थियों को नौकरी देना चाहते हैं, हम नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं, फिर यह गोल गोल घुमाना क्यों शुरू कर दिया गया है? बार बार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विवादों में क्यों आ जाती है? यानी पढ़ने लिखने के बाद, अच्छा नंबर पाने के बाद छात्र सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इसके चक्कर काटें और एक बार फिर से यह प्रक्रिया शुरू हो गई, वो भी आपकी गलती की वजह से। आप प्रश्न पूछेंगे तो गलत प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों के उत्तर सही नहीं पूछेंगे और उसके बाद यह स्थिति है। तो आज की बड़ी बहस भारत समाचार पर इसी मुद्दे पर होगी। दो सफल अभ्यर्थी हमारे साथ इसी स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। लेकिन आपको उन अभ्यर्थियों की बात भी सुनाते हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर। जो भी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो अपनी पसंद के लोगों को सरकार ने या अधिकारियों ने अपनी मिली भगत से नौकरी दी है, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे जितने साथियों का अहित हुआ है उन सभी को सरकार जो बची हुई सीटें हैं, पिछली भर्तियों की सीटें हैं, वो जोड़ के, चाहे नई, उनके विज्ञापन में साफ साफ लिखा रहता है कि नई जो है रिक्तियां वो घट बढ़ सकती हैं, तो वो उनको जोड़ के हमारे लोगों को नौकरी दे। और चार खास मेहमान इस वक्त भारत समाचार के साथ मौजूद हैं। सीधे इनका आपसे परिचय करा देते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे सफल अभ्यर्थी के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र बघेल जी, आपका भी बहुत स्वागत। विवेक साइलस जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हैं, विपक्ष की बात रखेंगे। और दीपा भी सफल अभ्यर्थी हैं। दीपा, आपका भी बहुत स्वागत। नवीन जी, मैं एक बात आप ही से समझना चाह रहा हूं कि ये बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं हाई कोर्ट में इस भर्ती प्रक्रिया को प्रदेश स्तर का बताते हैं और उसके बाद जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास आते हैं तो बकायदा शपथ पत्र देकर यह कहते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया जो है जिला स्तर की है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि विभाग तो एक ही है, बेसिक शिक्षा विभाग, तो ये दो बयान क्यों हैं? देखिए राहुल जी, क्या अधिकारियों ने हाईकोर्ट में कहा है और क्या उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कहा है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में चूंकि मामला अभी लंबित है तो यह उनके अधिकार क्षेत्र में है और उसका वो निस्तारण करेंगे। लेकिन 6 जनवरी 2019 में जब यह परीक्षा आयोजित की गई तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार की यह प्राथमिकता थी कि कैसे हम अपने नौनिहालों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएं, विद्यालयों में अच्छे योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करें और पूर्णतः पारदर्शी तरीके से यह नियुक्ति शीघ्र करके हम छात्रों के साथ भी और जो बच्चे पढ़ने हैं उनके साथ भी न्याय करें। लेकिन विभिन्न कारणों से ये परीक्षाएं कभी कट ऑफ को लेके, कभी आरक्षण को लेके हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और अंत में सर्वोच्च न्यायालय से जाकर निर्णित हुई। कहीं ना कहीं राहुल जी, मैं आरोप नहीं किसी पर लगाना चाहता हूं, लेकिन हमारी सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई, चाहे वो शिक्षक की हो या किसी भी भर्ती हो, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को यह कहना पड़ा कि ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के आयोग बन गए, सारी भर्तियां गलत तरीके से हुई हैं, इनको निरस्त कर सीबीआई जांच कराई जाए। हमारी प्राथमिकता क्या पूर्णतः पारदर्शी तरीके से कराएं। ऐसे दूर मत जाइए, सुन लीजिए जरा। नहीं, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूं और योगी सरकार की जो मंशा है वो भी क्लियर है। आपने बताया कि स्वाभाविक है आप नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन नवीन जी आप ही ने डेट का जिक्र किया। अब देखिए 2 साल से ये अभ्यर्थी तो परेशान हो रहे हैं ना, तब सरकार किसकी है? तो ये तो जानेंगे कि भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है, तो इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? राहुल जी, मैं वही बताना चाहता हूं कि ऐसे तत्व जिनके लिए उत्तर प्रदेश में होने वाली कोई भी भर्ती एक उद्योग के रूप में थी, संगठित तरीके से जिस प्रकार से परीक्षाओं में धांधली की जाती थी, भर्तियों में धांधली की जाती थी, ऐसे तत्व कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इस जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार भर्तियां कर रही है उसमें रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं।
लेकिन अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दे दिया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को हरी झंडी दे दी कि आप इनको नियुक्ति पत्र जारी करिए, तो वह हम कर रहे हैं। अभी भी 1133 जो हमारे एससी कोटे के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, वह पद को छोड़ के बाकी पदों पे हमने नियुक्ति कर दी है, हमने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। और जैसा अभी हमारे प्रतियोगी छात्र ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में मामला लंबित है, हमारे साथ आरक्षण में कहीं गड़बड़ी हुई है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक है नवीन जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया, विश्वास रखते हैं, आपने अपनी बात बहुत आयोग जो निर्णय देगा उसका हम पूरा अनुपालन करेंगे। ठीक है नवीन जी, लेकिन फिर भी मेरे प्रश्न का उत्तर रह गया। मैं आपसे सेकंड राउंड में लूंगा कि हाई कोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ये प्रदेश लेवल की प्रक्रिया है, और उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में शपथ देकर कहते हैं कि ये जिले स्तर की है। हमारे साथ बघेल जी भी हैं, ये प्रतियोगी छात्र हैं, रविंद्र बघेल जी। क्या समस्या खड़ी हो रही है, क्या समस्या आ रही है? फिर से एक बार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे मुद्दे को उन्होंने उठाया। एक बात तो मैं माननीय नवीन श्रीवास्तव जी क्लियर करना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भर्ती की कट ऑफ को लेकर आया है। 90-97 जो कट ऑफ थी उसको लेकर आया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें। लेकिन इसमें यह बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि आप आरक्षण के नियमों का पालन न करें। अगर यहां पे क्या इस, देखिए समझाते जाइए, क्या इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा, ये आप कह रहे हैं रविंद्र? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया है। एक हम देखते हैं कि आरक्षण का मतलब होता है वो लोग जो ओपन कंपटीशन में फाइट न कर पाए उनके लिए, जैसे कि ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2% का रिजर्वेशन होता है जो ओपन कंपटीशन में फाइट न कर पाए। ऐसे ही यहां पे देखा गया है तो यूआर की जो कट ऑफ है, यानी कि ओपन कंपटीशन की कट ऑफ है 67.11, उसके बाद हमारे जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसकी जगह मात्र जो वर्तमान भर्ती है उसमें 3.86%, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, 3.86%, यानी कि मात्र 2664 कैंडिडेट हैं जिनको रिजर्वेशन के तहत नौकरी दी गई है, जबकि उनका पूरा जो कोटे के अनुसार उन्हें 18,598 कैंडिडेट को नौकरी दी जानी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जैसा कि आप लोग बरगला रहे हैं कि माननीय कौन बरगला रहा है यहाँ पे विभाग तो क्लियर कह रहे हैं कि हमारी मंशा है कि आप लोगों को नौकरी देना, हम तो यही चाहते हैं, हम तो नियुक्ति पत्र लेकर खड़े हैं। इस चीज को मैं कहना चाहूंगा, माननीय नवीन जी को इतनी कोई नॉलेज नहीं है, वो कह रहे हैं कि भर्ती जो है समझदार प्रवक्ता है, आप बताइए, बहुत समझदार है, मैं लिख कर आते हैं, बहुत समझदार तेज तर्रार प्रवक्ता, आपकी बात रखेंगे। लेकिन ये आप बता रहे हैं कि आयोग जो है, जो यहाँ पर रिजर्वेशन है उसका पालन नहीं कर हो रहा है, ये आप कह रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया? यही कह रहे हैं कि जो इनके मन में जो कंफ्यूजन है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार भर्ती हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है, लेकिन वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो 90 और 97 की कट ऑफ को लेकर है। ओबीसी के लिए 90 नंबर की जो कट ऑफ है, मैं 102 मार्क्स लेकर मुझे इस भर्ती से बाहर किया गया है। तो जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है, जो मानक डिसाइड किया गया है, उसको लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके अनुसार भर्ती की गई है, उस बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि ओबीसी को 27% और एससी को 21% रिजर्वेशन न दिया जाए, जबकि मात्र आपने 27 किया है, 4% से भी कम रिजर्वेशन दिया है। बिल्कुल। दीपा जी भी हमारे साथ जुड़े, दीपा जी भी सफल अभ्यर्थी हैं। दीपा जी, आपको भी अभी नियुक्ति नहीं मिली? यस सर। क्यों? मुझे भी नियुक्ति नहीं मिली। क्यों? जो एमआरसी है सर, हाई मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट्स का, सर इसके चलते हमें भी नौकरी नहीं मिली, जबकि आप सफल अभ्यर्थी हैं। जी सर, 60-65 का जो तय कट ऑफ रखा गया था, क्वालिफाइंग कट ऑफ, उसको मैंने भी क्लियर किया और 100+ मार्क्स मैंने भी गेन किए, और मैं आज चयन सूची से बाहर हूँ। क्यों बाहर हैं आप? क्योंकि सर जो 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए सर, इन पे ही पूरा लगा दिया गया, जबकि 69,000 पे लगाना चाहिए था। जबकि होना ये चाहिए था कि आप 1 से लेकर के 69,000 कैंडिडेट्स आप सिलेक्ट करते और फिर उसके बाद आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एमआरसी का। यानी आप ये कह रहे हैं कि 1,36,602 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उन पे एमआरसी लगाई गई है, जी सर, ना कि 69,000 पर, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी सर। तो इससे क्या नुकसान हुआ आपका? सर आज मैं चयन सूची से बाहर हूँ, ये नुकसान है सर मेरा। तो क्या पहले किसी भर्ती का आप हवाला दे रही हैं? पहले ऐसा होता रहा है कि इसी सरकार में हुआ है?
आज तक कभी सर, नहीं हुआ। आज तक कभी कभी नहीं हुआ आज तक। इसी सरकार में हुआ है। इसी मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि जो एमआरसी ऑर्डर का ये जो अधिकारी लोग बहाना लगा रहे हैं, तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने से पहले कोई भी अगर ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो इससे आपका नुकसान क्या रहा रविंद्र? एक मिनट में मैं दीपा की बात को जारी रखूंगा। ये कह रही है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं 1,36,602 पर एमआरसी लगाई गई, ना कि 69,000 पर। तो इससे कैसे नुकसान हुआ? उससे ये नुकसान हुआ कि जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट थे ओबीसी के, उनकी जगह पर जनरल कैंडिडेट्स को रिप्लेस कर दिया गया। इस तरीके से हमारा रिजर्वेशन कम किया गया है। और एक और चीज विशेष बताना चाहूंगा, जिस एमआरसी का बहाना ये भ्रष्ट अधिकारी लोग ले रहे हैं, उस कोई भी जो ऑर्डर होता है उसको इंप्लीमेंट करने से पहले उस ऑर्डर को जीओ में मेंशन करना पड़ता है। ना तो ये ऑर्डर कोई जीओ में मेंशन है, ना कहीं भी मेंशन है। ये सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो प्रत्येक अभ्यर्थी की कैटेगरी, सब कैटेगरी और गुणांक इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इसको निकालने के लिए हम प्रत्येक अभ्यर्थी ने 67,867 का एक कैंडिडेट का रिजल्ट डाउनलोड किया, एक कैंडिडेट का हमने फॉर्म डाउनलोड किया, तब हमें पता चल पाया ये किस कैटेगरी का है, इसका क्या गुणांक है। तो इन सभी चीजों को जो चयन का आधार है गुणांक, उसको ही छिपाकर इन्होंने खत्म कर सेकंड राउंड में आपसे पूछते हैं। विवेक साइलस जी, देखिए नवीन जी ने बहुत क्लियर कहा कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से नहीं हो रहा है, शरारती तत्वों की वजह से, और पुरानी सरकार का उन्होंने हवाला दिया। आपने सुना होगा, मैं इधर की बात उधर नहीं कर रहा हूं, जो उन्होंने कहा मैं वो बता रहा हूं। तो आप कैसे इसमें आ गए बीच में? सरकार तो नवीन जी की है, वो तो आपको कह रहे हैं जिम्मेदार आप हैं। भारतीय जनता पार्टी की राहुल जी, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो, इनको करना कुछ नहीं है। जहां ये फंसने लगते हैं विपक्ष को सामने कर देते हैं। किसी भी चीज को आप देख लीजिए, चाहे वो कानून सामने किया होगा तो कोई वजह होगी ना। क्या वजह है नवीन जी बताएं, मैं बताता हूं। ये तो 59,000 की भर्ती की बात कर रहे हैं। इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। जब घोटाला का खुलासा होने आया तो वहां के एसएसपी को भगा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया इनकी सरकार ने। इसके अलावा 31,661 शिक्षक भर्ती में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए। सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती में आपने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए। 12,400 शिक्षक भर्ती एक और आई थी, आबकारी की भी भर्ती आई थी, उसमें आप कुछ नहीं कर पाए। 68,500 की भर्ती आधी हुई, उसमें 22,000 पद अभी भी खाली हैं और किस्तों में सरकार नहीं दे रही है। हाईकोर्ट किस्तों में नौकरी दे रहा है, जबकि जिम्मेदार सरकार है। सरकार इज रिस्पॉन्सिबल कि वो नियुक्ति पत्र दे। हाईकोर्ट लोग जा रहे हैं, जैसे आप बताएं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोग चक्कर लगा रहे हैं। आज क्या हुआ? यही हो रहा है। आज सड़कों पे हैं छात्र, नौजवान, हमारे किसान सड़कों पे हैं, बेरोजगार। 45 साल से सबसे बड़ी बेरोजगारी इसी सरकार में आई। जीडीपी कहां से कहां पहुंच गया, -24-25 पहुंच गया। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और ये भ्रमित करने का काम करते हैं और कुछ नहीं। और जहां फंसने लगते हैं, कोई भी कांड देख लीजिए उत्तर प्रदेश या पूरे देश में, जहां आज किसानों का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो विपक्ष जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था खराब है तो विपक्ष जिम्मेदार है। बिकरू कांड हो गया तो विपक्ष भड़का रहा है। प्रतापगढ़ में गोली चल गई, सोनभद्र में दलितों में गोली चल गई, यानी आप जिम्मेदार कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं तो विपक्ष जिम्मेदार है। अरे नवीन जी, सरकार आपकी है तो हम कैसे जिम्मेदार हुए? एक मिनट, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। नवीन जी, ये छात्र जो हैं, इनका कहना है कि आरक्षण के नियमों का पालन सही से नहीं हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो सिरोधार्य है, लेकिन आरक्षण के नियमों का पालन तो होना चाहिए, और सरकार गड्ढमड्ढ की स्थिति कर दे रही है। और इसी वजह से यहां पर दीपा और बघेल, रविंद्र बघेल बैठे हुए हैं, वरना नियुक्ति पत्र लेकर ये कहीं ज्वाइन किए होते, कहीं नौकरी कर रहे होते। ये देखिए राहुल जी, मैं बड़ी गंभीरता से अपने इन दोनों प्रतियोगी छात्रों की बात सुन रहा था। इनकी आपत्ति यह है कि जो 1,36,000 छात्र कट ऑफ के हिसाब से पास हुए थे, उसमें आरक्षण का नियम लागू किया गया, 69,000 पर नहीं किया गया, जिसके वजह से ये लोग चयन से वंचित हो गए। यह तकनीकी विषय है। अगर इनको कहीं किसी प्रकार की आपत्ति है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इनका मामला लंबित भी है, जो भी नियम संविधान के अंतर्गत प्रक्रिया होगी उसका हम अनुपालन करेंगे। हमारा किसी के प्रति न राग है न किसी के प्रति द्वेष है। रही बात हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र विवेक साइलस साहब ने बहुत सारी चीजें कही। आज मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने किया तो मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम जो लोग जाति धर्म पंथ मजहब तुष्टिकरण के नाम की राजनीति कर रोजगार पाए, तो उनको हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक बात गर्व से मैं कह सकता हूं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद
किसी प्रतियोगी छात्र को अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ा, किसी को अपना खेत नहीं बेचना पड़ा, नवीन जी एक मिनट, किसी को किसी अनुचित साधन का प्रयोग करके नौकरी पाने के लिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं जो नियुक्तियां हुई हैं वो नवीन जी, मैंने इन्हीं छात्रों को कवर किया है, हमारे प्रतियोगी छात्रों की मांग है। एक मिनट नवीन जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, नहीं आप ऐड कर रहा हूं, एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं ना, इसी में क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। आपने कहा कि इनको घर नहीं गिरवी रखना पड़ा, इनको लखनऊ कम से कम 20 बार आना पड़ा, कितनी बार एडवोकेट जनरल वहां मौके पर पहुंचे नहीं, सुनवाई हुई नहीं, ये सब ये झेले हैं। यही 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो आप बात कर रहे हैं, कितनी तारीखों पर आपको बता दूं नवीन जी, एडवोकेट जनरल आए ही नहीं, और ये लखनऊ में आके प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, और यहां पर जिस शिक्षा निदेशालय में इन्हें रोका गया वहां पर पानी और बाथरूम तक बंद कर दिया गया था। आप कह रहे हैं सिंगल बेंच डबल बेंच के चक्कर तो यही लगा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, देखिए आपके सामने स्थिति है नवीन जी। राहुल जी, अरे जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, देखिए कुछ चीजें ढकी रहे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, खोल दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में खोल के बात कीजिए, ढकी न रहने को एक उद्योग का रूप देके बना रखे थे, जो सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों से उनके घर के मकान गहने बिकवा के पैसा वसूलते थे, कुछ की होती थी कुछ की नहीं होती थी, कितने बच्चों की क्या क्या परेशानियां होती थी। आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद किसी की नियुक्ति में भी अगर किसी प्रकार की अनैतिकता धांधली हुई है तो आप उसको सामने करिए, ऐसा नहीं है। हाँ, दिक्कतें आई हैं, उस पूरी प्रक्रिया को ठीक करने में आई तो है। आप तो दोनों बात कह रहे हैं, आप उनसे पूछिए, आप तो दोनों बात कह रहे हैं। उच्च न्यायालय गए, जो लोग सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय से क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी सरकार के निर्णय को ही सही ठहराया। यह तो सिर्फ लंबित करने की चीजें थी। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जो प्रतियोगी छात्र हमारे आंदोलनरत उनको मैं बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और भाजपा की सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है। आपकी जो दिक्कतें हैं, समय का अभाव है नवीन जी, के अंतर्गत होगी तो इन छात्रों की बात भी सुन लेते हैं। देखिए, नवीन जी की मंशा है कि नवीन जी की सरकार की मंशा है, हमारी सरकार की मंशा है, चूंकि सरकार तो हम सब की है, उनकी मंशा है कि नौकरी देना आपको, लेकिन फिर भी आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, जैसा कि माननीय प्रवक्ता जी ने कहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा में कोई डाउट नहीं है। ये जो सब किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री को जब ये चीजें पता चली हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों ने ये सब किया है, जैसा कि कल हमारी मुलाकात होने वाली है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से, और शिक्षा मंत्री जी को भी उन्होंने तलब किया है, तो कल संभवतः हमारी मुलाकात भी होगी। अब देखते हैं, हम पिछले 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके जब आप कह रहे हैं कि उन पहले की सरकारें हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया, मैं इसमें समर्थन कह रहा हूं, मैं इसका समर्थन, उसमें मत फंसिए, जो आपकी समस्या है उसका समर्थन, आप सिर्फ अपनी बात नहीं रख रहे हैं, जितने छात्र इको गार्डन में आंदोलन करें उनकी बात रख रहे हैं, मत आप उसमें, मैं उनकी समस्या है बताइए। मैं इनकी बात का समर्थन करना चाहूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जो आपने किया है, जो हमें संवैधानिक रूप से प्रदत्त है, उस चीज में आप कैसे उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं? आपकी सरकार है, अधिकारी अगर उन्होंने गलत किया है तो आपके पास पावर है, हम लोगों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? आपने इनके संवैधानिक अधिकार को कट किया है, ये कह रहे हैं ये रविंद्र बघेल। राहुल जी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे प्रतियोगी छात्र जो आरोप लगा रहे हैं, अगर किसी अधिकारी ने इसमें धांधली की है, भ्रष्टाचार किया है या संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है, तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऐसे किसी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। दीपा जी कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। नवीन जी एक मिनट, हम पूर्ण पारदर्शिता से जो हमारा उद्देश्य वो काम करेंगे। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहां समस्या आ रही बताइए नवीन जी, सुन रहे हैं आपकी बात। जी सर, 67.11 ये जर्नल का कट ऑफ है, मतलब अनारक्षित का। और सर जब आरक्षित वर्ग आता है तो सिर्फ महज 3.86% में ही सिमट जाता है, यानी 2664 प्रतियोगी अभ्यर्थी ही उसमें शामिल हो पाते हैं। ठीक है, जबकि होना तो ये चाहिए 67.11 के बाद 27% आरक्षण जो ओबीसी का संविधान प्रदत्त है वो मिलना चाहिए। वो आपको नहीं मिला? जी सर, वो नहीं मिला। विवेक साइला जी, नवीन जी क्लियर कह रहे हैं, जो भी इसके पीछे होगा कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो करते रहते हैं, कितनी एसआईटी बैठा दी, क्या जांच हुई, कितनी एसआईटी का रिपोर्ट आ गया, कितने लोग अंदर गए, वो तो पूरा प्रदेश जानता है। पर्चा लीक आप कराएं, बढ़िया चुनाव एग्जामिनेशन से पहले पर्चा लीक, एग्जाम हुआ नहीं, पर्चा पहले लीक आपकी सरकार में।
आपके नेता 35-35 करोड़ रुपए की मेरठ में नकली किताब मत छापते हुए पकड़े जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती तो आप कर रही है। सही, हमारी सरकार में कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करे तो अखिलेश यादव जिम्मेदार, आपकी सरकार में करे तो योगी आदित्यनाथ पाक साहब अधिकारी जिम्मेदार। ये दोहरी नीति छोड़ दीजिए। आप लोग ने मिड डे मील तक को नहीं छोड़ा, उसमें घोटाला किया। मिर्जापुर में एक अग्रवाल वो था जायसवाल पत्रकार, उसको जेल भेज दिया, उसने खुलासा किया। वो भी शिक्षकों से कहीं ना कहीं शिक्षक घोटाले आपने किए। उसके बाद आपने घोटाले, मैं बता रहा हूं, बच्चों के जूते तक में आपने घोटाले कर डाले। चलिए कोई बात नहीं, वो बच्चों और शिक्षा से बता टॉपिक पे रहेंगे। बाल विकास पुष्टाहार पे भी आपने नहीं छोड़ा। इस पे बात करेंगे, लंबी बहस होगी। फर्नीचर तक पे आपने घोटाला कर दिया और यहाँ बैठ के भाषण देते। नवीन जी, आप कह रहे हैं कि जो इसके पीछे होगा, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, जिन्होंने गड़बड़ झाला किया होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवीन जी, आपकी मंशा हो सकती है कि आप बेरोजगारों को नौकरी दें, बिल्कुल आपका ये काम भी है, दायित्व भी है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि ये इनको लटकाने का काम क्यों कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है, मैं आप फिर से शुरू करूंगा, फिर से बताऊंगा कि हाई कोर्ट में तो ये कहते हैं कि प्रदेश स्तर की प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया है, उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कह रहे हैं जिला स्तर की। तो विभाग नवीन जी एक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप भी जानते होंगे, बेसिक शिक्षा विभाग, लेकिन उनके दो बयान क्यों हैं? बताइए, दो बयान क्यों हैं? मैंने पहले भी कहा राहुल जी कि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित है, उनके पास भी संवैधानिक शक्तियां हैं, वो भी इस चीज को देख रहे हैं। और कोई चीज जब अंडर जुरिडिक्शन है तो हम नवीन जी, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। नवीन जी, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वही करना, मैं ये कह रहा हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग हाई कोर्ट में कहता है कि ये प्रदेश स्तर की प्रक्रिया है, और यहां पर शपथ पत्र देकर कह रहा है कि जिला स्तर की। तो एक ही विभाग के दो बयान कैसे नवीन जी? राहुल जी, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर अधिकारियों ने जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि दो जगह दो तरह के बयान दिए हैं, तो यह संवैधानिक संस्थाओं को देखने का काम है, और उन्होंने गलती की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम छात्रों के साथ, परीक्षार्थी छात्रों के साथ कहीं अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी विधि संगत होगा, संविधान सम्मत होगा, वो अधिकार उनको हम प्रदत्त करेंगे। और थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हम पूर्णतः पारदर्शी तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन की आड़ में राष्ट्र विरोधी ताकतें, भाजपा विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, छात्रों के आड़ में भी इस प्रकार के लोग जो उत्तर प्रदेश, अरे वहां किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं, पारदर्शी तरीके से आत्महत्या कर ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं दूसरों पर ना जाइए, दूसरों पर ना जाइए, आत्महत्या कर ले रहे हैं। आप विवेक साइलेंस और नवीन जी प्लीज, आप दोनों शहीद हो जा रहे हैं। बात क्लियर होनी चाहिए। रविंद्र सिंह यादव ने स्टैंडिंग कमेटी में इसका समर्थन किया। अरे मोदी जी चेयरमैन थे एग्रीकल्चर रिफॉर्म कमेटी के, तब उन्होंने कहा था कि विवेक साइलेंस इनकी बात रखिए ना, इनकी बात सुनिए, इनकी बात। पतियों की दलाली, नवीन जी, विवेक साइलेंस पतियों की दलाली बन गई है, बस हो गई बात। और आप चैनल में बैठ गए। रविंद्र जी यहाँ पर नवीन जी ये साफ कह रहे हैं, एक मिनट, नवीन जी साफ कह रहे हैं कि हम बेसिक शिक्षा विभाग के साथ नहीं खड़े हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं। क्या ये दो बयान दे रहे हैं, लगातार पलट रहे हैं, आप लोग को फंसाने की कोशिश है? मैं तो इतना कहना चाहूंगा, माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारे साथ खड़ी है तो कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात है। पिछले 3 दिनों से हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी विभाग सरकार से ऊपर है। अगर कल सरकार हमारे पक्ष में है, कल सरकार फैसला करे, सीधी सी बात कि 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को मिलना चाहिए। जो आपका संवैधानिक अधिकार, उसके जनरल की कट आपको आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद रविंद्र बघेल आपका, नवीन श्रीवास्तव जी आपका धन्यवाद, और विवेक साइलेंस जी आपका, और दीपा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोलमोल घूमने के बजाय जो इनका हक है, जो इनका संवैधानिक अधिकार है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। दर्शकों का बहुत धन्यवाद इस डिबेट को देखने के लिए।